हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्या उसको बोलते हैं, सार संग्रह, यानी कि पूरा एनसीईआरटी का जो शॉर्ट नोट्स होता है उसको बनाया गया है इस बुक के अंदर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। ये सारे वन लाइनर होंगे। आपको ऑलरेडी मैंने लूसेंट्स करा चुका हूँ, तो जाकर लूसेंट्स का प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसमें डीपली पढ़ा गया है। इसमें सिर्फ रिवीजन के लिए आप पढ़ सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ज़्यादा डीपली आप समझ नहीं पाओगे, सिर्फ है वन लाइनर है, आप इसको एज ए रिवीजन इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है जीव विज्ञान की शाखाएं, यानी कि ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। थोड़ा सा आवाज़ कम जा सकता है, एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है विटिकल्चर। विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो अंगूर का उत्पादन होता है। विटिकल्चर अंगूर उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी के अंदर वृद्धावस्था या आयु वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं क्या? जेरोंटोलॉजी। वर्मी कल्चर, क्या बात है, वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर मतलब क्या लग रहा है कि वर्मी कंपोस्ट की बात हो रही है? नहीं लग रहा है आपको? तो वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? तो केंचुआ का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। सबको पता है कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के क्या करते हैं? केंचुआ का इस्तेमाल करते हैं। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी देखो, इसको समझने का याद करेंगे, ट्रिक बता रहे हैं। पेडोलॉजी में तो जहाँ पेड़ लगाएंगे, पेड़ कहाँ लगाएंगे? तो मिट्टी में लगाएंगे, पेडोलॉजी इसको बोलेंगे। तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन करते हैं, मृदा का अध्ययन। पेडोलॉजी जहाँ पेड़ लगाएंगे उसी का अध्ययन, मृदा का अध्ययन। फूलों के अध्ययन को बोलते हैं एंथोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक नाम क्या कहलाता है? देखो एक सेकंड बड़ा कर देते इसको, पढ़ने में आसानी होगा। देख लो भाई, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या है? तो कीटों का वैज्ञानिक एंटोमोलॉजी हो जाएगा। देखो कीट से याद रखना है, कीट कौन होता है? चींटी जो होता है, एंट जो होता है वो कीट होता है, तो उसी से रिलेटेड है एंटोमोलॉजी। एंट मतलब चींटी, चींटी एक तरह का कीट है, यानी कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी। जनसंख्या में मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन, तो जनानकी इसको बोलते हैं, जनानकिंग की। डेमोग्राफी, इसका अंग्रेजी नाम याद रखो, ज़्यादा बेटर है। जन का अंक ज्ञात करना, कितने लोग जन हैं उनका अंक ज्ञात करना, जनानकी है कि नहीं? तो डेमोग्राफी याद रखिएगा, जनसंख्या और मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन, ठीक है भाई। अब पूछ रहा है कि जीवाश्म वनस्पति यानी कि प्लेलियोबॉटनी के अंतर्गत क्या करते हैं? तो पादप जीवाश्म के बारे में पढ़ते हैं, यानी फॉसिल्स प्लांट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। नाम ही में लिखा हुआ है क्या? जीवाश्म वनस्पति। तो वनस्पति के जीवाश्म के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल बात है। वनस्पति क्या होता है? पेड़ पौधा होता है कि नहीं? वही दब उब जाएगा तो बन जाएगा जीवाश्म, ठीक है। नेक्स्ट है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको एथनोलॉजी। देखो क्या है, समझने वाले बहुत लोग समझाते नहीं इसको। एथनोलॉजी में क्या होता है ना कि विभिन्न संस्कृति, जिसका हमारा संस्कृति में बोलता है कि ये चीज़ लगाओ, ये चीज़ खाओ तो फ़ायदा करेगा, आपकी संस्कृति में बोलता है ये चीज़ खाने पर ये फ़ायदा करेगा। तो विभिन्न संस्कृतियों में वैज्ञानिक विवरण दिया गया है, जैसे कि पुराना औषधि वगैरह बताया गया है कि नहीं हमारी संस्कृति में, कि हल्दी लगाना चाहिए, शादी विवाह में देखो हल्दी लगता है, तो उसके पीछे भी एक रीज़न है कि नहीं? संस्कृति में हमारा है। तो इससे बहुत विभिन्न संस्कृति में विभिन्न चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो वही है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी सबको कंपेयर किया जाएगा कि इस संस्कृति में ये बोला जा रहा है विज्ञान के बारे में, इस संस्कृति में विज्ञान के बारे में ये बोला जा रहा है कि नहीं? तो सबका तुलनात्मक अध्ययन को ही बोलते हैं एथनोलॉजी। क्लियर है? अब कभी नहीं भुलाइएगा इसके बारे में, है कि नहीं। सब्जियों का अध्ययन, तो ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर देखो, इसको याद रखो, ओल सब्जी, एक हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, ओल बोला जाता है, जो थोड़ा कड़वाहट टाइप का होता है, तो बनाते हैं लोग, सब्जी खाते हैं। ओल का सब्जी नहीं जानते हो? तो ओल का सब्जी से इसको याद रखिएगा कि ओल का सब्जी होता है, यानी कि सब्जियों का अध्ययन ओलेरी कल्चर। अस्थियों का अध्ययन, तो अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑस्टियोलॉजी कहलाएगा। ऑस्टियोलॉजी, इसको तो याद कर लो, याद रहेगा। ऑस्टियोलॉजी, खाली खाली फीलिंग नहीं आ रहा, लग रहा है कि खालीपन अंदर में, तो हड्डी के अंदर खालीपन होता है, ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी अസ്ഥियों का अध्ययन, ए से स्टार्ट ए भी है, देखो याद रखना, अस्थि यानी कि ऑस्टियो। सर्पों का अध्ययन, कि सांपों का अध्ययन क्या है? देखो इसका भी नाम तब मैच कर रहा है। सांपों का अध्ययन यानी सर्पों का अध्ययन होगा स्पेरेंटोलॉजी। स्पेरेंटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है बता सकते हो? हाइड्रोपोनिक्स होता है मृदा रहित पादपों का संवर्धन से, यानी कि बिना मिट्टी के आप उपजा लो पेड़ पौधा। आजकल हाइड्रोपोनिक्स बहुत चल रहा है, यानी पानी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, खेती कर लेते हैं, क्योंकि पानी में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं ऑलरेडी। जैसे तो आपने देखा होगा, यूट्यूब वगैरह पे आपने देखा होगा कि लोग पाइप के अंदर क्या करते हैं, पानी भर देते हैं, उसमें लगा देते हैं अपना साग वगैरह, पालक वगैरह है जो आपको पानी में लगा सकते हो, आप ट्राई करना। पालक हो गया, साग हो गया, सारी चीज़ आप कर सकते हो खेती। ये जो बोलता है कि बिना मिट्टी के आप क्या कर दो खेती करते, उसको बोलेंगे हाइड्रोपोनिक्स। क्लियर है?
कुल मिलाकर ये कि पानी के द्वारा जी, यानी बिना मिट्टी के मान लो, दोनों चलेगा। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किस जंतु का अध्ययन किया जाता है? तो सबको पता है, लोग समझते हैं कि जंतु मतलब जीवन, ये भुला जाइए। बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो सिर्फ जीवित चीज़ों के बारे में, ऐसा गलत विज्ञान है। जंतु विज्ञान के अंदर मरा हुआ जीव रहे चाहे जिंदा रहे, जो जंतु होना चाहिए, समझ रहे हो। मर गया तो भी फ़ायदा, जिंदा है तो भी फ़ायदा। मर गया तो उसका हड्डी वगैरह कैसे कैसे, कौन सा पार्ट्स कहाँ पे है, ये पढ़ते हैं ना, है कि नहीं। जिंदा व्यक्ति को थोड़ी पढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा, बड़ा अगर कोई बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं जो MBBS वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पे डेड बॉडी को लाया जाता है, समझ लो, और पार्टे पार्ट फाड़ा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जीवित और मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन करते हैं, किसके अंदर? जूलॉजी के अंदर, यानी जंतु विज्ञान के अंदर। लास्ट एक पॉइंट है, काफ़ी ध्यान से देखिएगा। जंतु विज्ञान यहाँ पे जीव विज्ञान की ही एक शाखा है, यानी बायोलॉजी का एक पार्ट है जंतु विज्ञान। और आपसे पूछे कि अरस्तु क्या बोलते हैं, तो अरस्तु को दोनों का फादर बोलते हैं, जंतु विज्ञान के भी फादर बोलेंगे और जीव विज्ञान के भी फादर बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी दोनों बोला जाता है। अब देखिएगा भाई क्या पढ़ते हैं हम लोग, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन से ब्रांच की कौन फादर है भाई। तो जंतु विज्ञान का ही बताया कि जूलॉजी के फादर अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान यानी पेड़ पौधे के बारे में बात होगी तो बॉटनी जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रेस्टस। सूक्ष्म जीव विज्ञान, ये देखिए ध्यान रखिएगा, इसको कन्फ्यूजन होता है, आगे चल के बताएंगे कहाँ कन्फ्यूजन होगा। सूक्ष्म जीव विज्ञान के अध्ययन, अरे यार अध्ययन मैं क्यों बोल रहा हूँ, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक की बात हो रही है। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक यानी माइक्रोबायोलॉजी के फादर है लुईस पॉस्चर। लुई पॉस्चर के बारे में हमने पढ़ा होगा कि दूध का पॉस्चराइजेशन करते हैं, तो लुईस पॉस्चर ने बताया था। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? माइक्रोबायोलॉजी के फादर है लुईस पॉस्चर। जीवाणु विज्ञान यानी कि बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी के बारे में बताया था रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरियोलॉजी के बारे में। प्रतिरक्षा विज्ञान यानी कि इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने आपने सोचा होगा टीका का खोज किया था। प्रतिरक्षा विज्ञान का इसलिए फादर इनको बोलते हैं एडवर्ड जेनर को। वर्गीय अवस्था, अरे यार वर्गीय अथवा वर्गीकरण विज्ञान यानी जिसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं अंग्रेजी में, यानी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करा गया है हमारे प्लांट्स और एनिमल्स को, उसी को बोलते हैं वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान। या फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी बोलेगा तो कैरोलस लिनियस को ही बोलते हैं। कैरोलस लिनियस ने पहली बार 2 पार्ट में डिवाइड किया था, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। किंगडम में डिवाइड किया गया था, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम इन्होंने डिवाइड किया था, समझे, कैरोलस लिनियस ने, इसलिए उनको बोलते हैं टैक्सोनॉमी के फादर। रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर का मतलब होता है ब्लड बुआ, तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के फादर कौन है बताइए भाई। तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम्स के जो फादर माने जाते हैं वो विलियम हार्वे को माने जाते हैं। विलियम हार्वे, देखो हार्वे से फील नहीं आ रहा कि कहीं ब्लड बह रहा है, हार्वे, तो ऐसे याद रखिएगा विलियम हार्वे, इनका नाम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है तो ऐसे ही याद रहेगा। रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का फादर है विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान यानी कि जिसके बारे में कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे भाई, तो साइटोलॉजी इसको बोलते हैं। साइटोलॉजी के फादर है रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? डेड सेल का खोज किया था, या पहली बार सेल का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, इसलिए उनको बोलते हैं कोशिका विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ साइटोलॉजी, रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन की बात हो रही है। उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है? चेंजेज होना, बॉडी के अंदर धीरे धीरे चेंजेज होगा, उसी को बोलते हैं उत्परिवर्तन। जैसे कि बंदर थे हम लोग, बंदर में चेंज हुआ तो उसका स्किन से बाल कम हुआ, वो 4 पैर से 2 पैर पे चलने लगा, क्या हुआ? धीरे धीरे उत्परिवर्तन हो रहा है उसके अंदर, उसी को बोलते हैं म्यूटेशन। यानी कि इतना चेंज होना, कोई नया चीज़ बन जाना, उसी को बोलते हैं म्यूटेशन, समझ रहे हो। तो म्यूटेशन के फादर कौन है भाई? तो हॉगहो डी ब्रिज ने, इन्हीं ने पहली बार बताया था, इसलिए हॉगहो डी ब्रिज को मानते हैं उत्परिवर्तन के पिता यानी कि म्यूटेशन के फादर। कवक विज्ञान, कवक विज्ञान को अंग्रेजी में बोलते हैं माइकोलॉजी। पूछता है ये, ध्यान रखिएगा, कवक विज्ञान के अंग्रेजी में क्या बोलल जाला? तो माइकोलॉजी बोलल जाला, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के फादर हैं एटन डी बेरी, ये बेरी हैं, बेरी, एटन डी बेरी, एटन डी बेरी, नहीं लग रहा है एटम बम, ऐसा वाला फीलिंग आ रहा है। तो कवक विज्ञान के फादर कौन है? एटन डी बेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान, देखो भाई, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का मतलब समझे आप? प्लांट फिजियोलॉजी यानी प्लांट कैसे क्रिया करता है, कैसे वो पानी खींचता है जड़ से, कैसे वो खाना बनाता है, और कैसे वो विभिन्न पार्ट तक भोजन को पहुंचाता है, ये सब क्या उसका क्रिया है भाई। कैसे पत्ता झड़ जाता है, कैसे नया फूल आता है, ये सब क्या उसका क्रिया है।
उसी को बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। इसी से एनिमल के अंदर भी होता है, हम लोग के अंदर भी फिजियोलॉजी होता है, समझ रहे हो। तो प्लांट फिजियोलॉजी के जो फादर होते हैं उनका नाम है स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स दम हेवन हेल्थ से आए हैं, नहीं बोलता हेल्थ में पहुंचा देंगे। तो स्टीफन हेल्स हैं जो कि पादप शरीर की क्रिया विज्ञान के जनक हैं। आनुवांशिकी वनस्पति विज्ञान, देख लो बाबू, आनुवांशिकी नहीं पढ़ गए हम, इसको आधुनिक लिखा हुआ है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान, मॉडर्न बॉटनी के फादर कौन है, देखो इससे पहले बॉटनी के बारे में बता चुके हैं ऑलरेडी। अगर सिर्फ बॉटनी के फादर पूछेगा वनस्पति विज्ञान के फादर तो उनका नाम है थियोप्रेस्टस। लेकिन मॉडर्न वाला पूछ देगा तब क्या बोलोगे आप, बताओ कहाँ गया हो। मॉडर्न बॉटनी, आधुनिक वनस्पति विज्ञान, यानी कि मॉडर्न बॉटनी के फादर हैं। तो यहाँ भी कैर्लोस लिनियस लिखा हुआ, काहे बेवकूफ़ बना रहा है हो, नहीं बेवकूफ़ नहीं बना रहा। वनस्पति विज्ञान का जाना है थियोप्रेस्टस, समझ गए। लेकिन मॉडर्न यानी कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक पूछे तो कैर्लोस लिनियस है, ध्यान रखना है बात। कैर्लोस लिनियस को ही बोलते हैं क्या भाई, वर्गीकी के जनक यानी वर्गीकरण विज्ञान के जनक, समझ गए। और कैर्लोस लिनियस को ही बोलते हैं आधुनिक वनस्पति विज्ञान के मॉडर्न बॉटनी के फादर। सिर्फ बॉटनी का फादर पूछेगा तो क्या बोलिएगा, सिर्फ बॉटनी पूछेगा तो याद रखिएगा थियोप्रेस्टस। लेकिन आधुनिक वाला बॉटनी पूछ देगा तो उनका नाम क्या हो जाएगा, कैरोलस लिनियस हो जाएगा। याद हो गया। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट कहाँ गई, नेक्स्ट देख लो कहाँ है, हाँ रुधिरबर्ग। देखो यहाँ भी फिर आ गया ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया भाई, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया, कार्ल लैंडस्टीनर। रुधिर ब्लड ग्रुप के बारे में, हमारा ब्लड ग्रुप ए है, बी है, सी है, डी, ऐसा तो होता नहीं, ए होता है, ए बी होता है, ओ होता है, ए पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इस तरह से होता है। तो ब्लड ग्रुप के बारे में कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था। लेकिन ब्लड से रिलेटेड एक और चीज़ है, एक है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। अगर सर्कुलेशन सिस्टम पूछेगा तो विलियम हार्वे, और लेकिन पूछेगा ब्लड ग्रुप के बारे में, रुधिरबर्ग के बारे में, तो कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट है अंतःस्रावी विज्ञान, एंडोक्राइनोलॉजी। अंतःस्रावी विज्ञान का मतलब अंदर में बहुत सारे एंजाइम निकालते हैं हमारे पेट के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, है कि नहीं। तो बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं हमारे बॉडी के अंदर से, इसी को बोलते हैं अंतःस्रावी विज्ञान। एंडोक्राइनोलॉजी के फादर बोलेंगे तो थॉमस एल्वा एडिसन है। देख लो बाबू, थॉमस एल्वा एडिसन यहाँ भी आ गए हैं। तो थॉमस एल्वा एडिसन जो है अंतःस्रावी विज्ञान के फादर हैं। पूछेगा आनुवांशिकी के जनक कौन है भाई, आनुवांशिकी के जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने पहली बार आनुवांशिकी की खोज कहाँ किया था, तो मटर के पौधे पे किया था। आगे पढ़िएगा इसके बारे में, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स के फादर माने जाते हैं। आनुवांशिकी मतलब समझते हो कि यानी कि जो आपका नेचर है वो अगला आपका बाल बच्चा में नेचर आ जाएगा। चाहे आपको जो पिता का नेचर है वो आप में आ जाएगा, जो आपके पिता में बीमारी कुछ ऐसा है जो कि आप में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। इस सब का आनुवांशिकी के अंदर पढ़ते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसके बारे में बताया था। मॉडर्न वाले भी यही हैं, मॉडर्न जेनेटिक्स से पूछेगा तो यही याद रखना है, ग्रेगर जॉन मेंडल ही, कोई नया नहीं आए हैं, ठीक है। भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान यानी कि इंडियन क्या लिखा हुआ, पलायो बॉटनी। पूरा वनस्पति में समझ लो मतलब पूरा पुराना, पूरा का मतलब यही समझ लो कि पूरा पुराना है, थोड़ा बहुत पुराना नहीं है, बहुत पुराना है। तो भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान है कि पुराने वाले वनस्पति विज्ञान के फादर कौन है भाई, वो भी भारतीय हैं। तो बीरबल साहनी है, अकबर बीरबल वाले नहीं है, ये बीरबल साहनी दूसरा कोई है। तो ध्यान रखना, बीरबल साहनी को मानते हैं भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान के फादर यानी कि पिता। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी, देखो भाई जेनेटिक्स इंजीनियरिंग अंग है। सिर्फ आनुवांशिकी पूछेगा तो ग्रेगर जॉन मेंडल, लेकिन जहाँ आनुवांशिकी अभियांत्रिकी आ गया यानी कि इंजीनियरिंग आ गया तो जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के फादर हैं जो कि पॉल बर्ग है। पॉल वर्ग, वग्र तो नहीं है, वर्ग है, पॉल वर्ग। पॉल वर्ग जो है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, अंग्रेजी में याद रखिए, याद रहेगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर पॉल बर्ग। शैवाल विज्ञान, शैवाल विज्ञान को पाइकोलॉजी बोलते हैं। शैवाल क्या बोलते हैं, पाइकोलॉजी, अंग्रेजी में पाइकोलॉजी, याद रखिएगा। तो विलियम हेनरी हार्वे जो है इस शैवाल विज्ञान के फादर हैं। विलियम हेनरी हार्वे, देखिए आप लोग से सवाल है, देखिएगा तो थोड़ा हमको कन्फ्यूजन है यहाँ पे, देख लीजिएगा आप लोग। एक वहाँ विलियम हेनरी हार्वे है, एगो सिर्फ हेनरी हार्वे है, विलियम हार्वे देख लो। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के फादर विलियम हार्वे, दोनों सेम व्यक्ति हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं। आप कमेंट करके बताइएगा, गूगल सर्च करके बताइएगा हमको कमेंट करके। इस शैवाल विज्ञान के जनक और जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में बताया उनका जो जनक है, दोनों सेम है, अलग व्यक्ति है। क्या है कि इनका नाम में थोड़ा चेंजेस लग रहा है। विलियम हेनरी हार्वे है, वो वाले व्यक्ति सिर्फ विलियम हार्वे है।
नेक्स्ट है भारतीय शैवाल विज्ञान। देख लो भाई, शैवाल विज्ञान पूछेगा तो विलियम हेनरी हार्वे, लेकिन भारतीय पूछ देगा जहाँ तो कोई और आ जाएंगे, आयंगर साहब आ जाएंगे। कौन आयंगर है? तो MOP, मॉप आयंगर। पॉप के फादर है मॉप, ये समझ लो, पॉप के फादर मॉप आयंगर, MOP आयंगर, भारतीय शैवाल विज्ञान के फादर। भारतीय पारिस्थितिकी बोलेगा इंडियन इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब समझते हो कैसे कनेक्टेड है, वातावरण के साथ हम लोग कैसे जुड़े हैं, इसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी। सब एक दूसरे से डिपेंडेंट है, इसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि भारतीय पारिस्थितिकी यानी कि इंडियन इकोलॉजी के फादर कौन है? तो रामदेव बाबा नहीं है, रामदेव मिश्रा जी है। ये रामदेव मिश्रा है। रामदेव बाबा से नाम इनका याद रखिएगा, इनके भाई हो सकते हैं, इनके दोस्त हो सकते हैं। रामदेव मिश्रा है कि नहीं? ऐसा सब्जेक्टिव है इंडियन इकोलॉजी, भारतीय पारिस्थितिकी। नेक्स्ट है औषधि विज्ञान यानी कि फार्मास्यूटिकल साइंस, जहाँ पे दवाई कैसे बनता है, कौन सा दवाई किसके लिए है कि नहीं? तो औषधि विज्ञान के जनक है हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस नहीं बोलता, हिपोक्रेसी की सीमा देखे हो आपने, एक रील देखा होगा हिपोक्रेसी वाला, तो वही हिपोक्रेटस है ये। औषधि विज्ञान के फादर हिपोक्रेटस, नॉट हिपोक्रेसी, हिपोक्रेटस। सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोपिकी के फादर है एंटनी वान लीवेनहॉग। एंटनी वान लीवेनहॉग। देखो बहुत सारा कन्फ्यूजन यहीं पे होता है, मैं वही बताने वाला था स्टार्टिंग में। देखो माइक्रोस्कोपिकी यानी सूक्ष्मदर्शी के फादर पूछेगा तो लीवेनहॉग बताइएगा, और लेकिन जहाँ पे आपको पूछ देगा क्या माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हो जाएंगे लुईस पाश्चर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, माइक्रोबायोलॉजी के फादर है लुईस पाश्चर। लेकिन जहाँ आपसे पूछ देगा क्या कि माइक्रोस्कोपिकी के फादर कौन है, तो लीवेनहॉग है। बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि माइक्रोबायोलॉजी के फादर भी लीवेनहॉग बोल देता है, लेकिन नहीं, ये नहीं है, वो लुईस पाश्चर है। दूध का जो बताया था उन्होंने, ठंडा गर्म करने वाला जो बात है, वो लुईस पाश्चर है। ये है सूक्ष्मदर्शी के यानी कि माइक्रोस्कोपिकी के फादर है एंटनी वान लीवेनहॉग। सिर्फ लीवेनहॉग याद रखिएगा, काफ़ी है। जीन चिकित्सा यानी कि जीन थेरेपी की बात करते हैं। इसमें बताएं क्या होता है, कुछ जीन में कुछ चेंजेस करके आपको बीमारी ठीक कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं जीन थेरेपी। इसके फादर है एडरसन। कौन है भाई? तो एडरसन है जीन थेरेपी के फादर, एडरसन। समझ गए? अब देखिए इतना सारा ब्रांच है, इसमें मेन जो होगा याद रखिएगा। हम पढ़ दे रहे हैं आपको सब, जो भी एग्जाम में लड़ जाए, लेकिन मेन रहेगा बता भी देंगे, कोशिश करेंगे। अब पढ़ते हैं वनस्पति विज्ञान के प्रमुख शाखा है। पहला पूछेगा वनस्पति विज्ञान के फादर कौन है, पहले तो ये बताइए, तभी बताएं आपको कि वनस्पति विज्ञान के जो फादर हैं थियोफ्रेस्टस है। और मॉडर्न वाला भी बताए थे आपको कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान के फादर कौन है, तो है कैरोलस लिनियस है। देख लो, बताए थे दोनों चीज़। अब आपको पढ़ना क्या चाहिए, इसी वनस्पति विज्ञान को विभिन्न टाइप में, यानी पेड़ पौधा का जो ब्रांच है ना, उसका बहुत सारा ब्रांच है। अब सबको अलग अलग पढ़ना पड़े। जैसे घास विज्ञान, घास के बारे में अध्ययन अलग से होता है भाई साहब। एग्रो एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, एग्रो एस्ट्रोलॉजी, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये एग्रो एस्ट्रोलॉजी। एग्रो एस्ट्रोलॉजी घासों का अध्ययन करते हैं और पालन भी करते हैं इसके अंदर। एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी अलगी से नहीं रह समझ में आ रहा, एल्गो मतलब एल्गी मतलब शैवाल, शैवालों का अध्ययन एल्गोलॉजी। एनाटॉमी, एनाटॉमी में आंतरिक संरचना का अध्ययन। किसका आंतरिक संरचना? तो पेड़ पौधा का आंतरिक संरचना, समझ रहे हो, तो एनाटॉमी हो गया। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन, एंथोलॉजी। जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी, इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, तो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। और इसके फादर कौन है, बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है बताए थे, कोई और है। माइक्रोबायोलॉजी अलग है, बैक्टीरियोलॉजी कौन है, ये है रॉबर्ट कोच है। रॉबर्ट हुक नहीं, रॉबर्ट कोच है, ध्यान रखिएगा। उनके भाई हो सकते हैं, ये दोस्त हो सकते हैं, रॉबर्ट हुक के, रॉबर्ट कोच। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। ब्रायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, ब्रोयोलॉजी है, ये ब्रो वाला लग रहा है, ब्रोयोलॉजी ब्रायोफाइटा कहते हैं। ब्रायोफाइटा क्या है, एक तरह का पेड़ है बच्चा, बहुत सारे बच्चा को लगता है पेड़ पौधा नहीं है, ये पेड़ है। सवाल एक तरह का पेड़ ही की कैटेगरी में आता है, वैसा पेड़ जिसमें क्या हो, फूल नहीं आते हों, समझ रहे हो। तो ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा भी क्या है, एक तरह का पेड़ है, तो ब्रायोफाइटा का अध्ययन को बोलते हैं ब्रायोलॉजी। कैसिडोलॉजी क्या है भाई, तो कैसिडोलॉजी पादपों में रोगजन गांठों यानी पादप कैंसर का अध्ययन। देखो गांठ पड़ना यानी कि कैंसर के लक्षण है, कोई चीज़ रुक गया। और ह्यूमन बॉडी में कैंसर इसी तरह से होता है, वहाँ के पार्ट जो होता है रुक जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, समझ रहे, गांठ पड़ना। तो पौधा के अंदर भी ऐसा होगा,
तो पौधों के अंदर रोगजन गांठ, नॉर्मल गांठ नहीं है, रोगजन गांठ या पादप कैंसर का अध्ययन, इसको बोलते हैं कैसिडोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैसिडोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी में डेंड्रो से क्या समझ में आया कि किसके बारे में पढ़ रहे हैं? देखो पहले डेंड्रोलॉजी ही जान लो। डेंड्रोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। देखो आपको सर में क्या होता है? डेंड्रफ होता है कि नहीं? तो डेंड्रफ क्या है? छोटा छोटा चीज़ है, वृक्ष झाड़ी याद रखो, तो झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी हो जाएगा। और उसी में आप डेंड्रोक्रोनोलॉजी ऐड कर दोगे। देखो यहाँ पे डेंड्रोक्रोनोलॉजी ऐड किया गया, तो इसका मतलब क्या हो? वृक्षों की आयु पता करना, झाड़ियों की आयु पता करना। क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? क्रोनोलॉजी का मतलब उसका आयु पता करना। इकोलॉजी, इकोलॉजी अभी बताया था आपको कुछ देर पहले कि पौधे का वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करना, कैसे कनेक्टेड है वातावरण, जैसे पानी इसको चाहिए, हवा चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, सब वातावरण से मिलेगा उसको, तो कनेक्टेड है कि नहीं, ये पढ़ेंगे इसके अंदर, इकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। हम लोग जीव जो है, हम लोग भी वातावरण पर डिपेंडेंट है, समझ रहे हो? तो पौधे का वातावरण से संबंध का अध्ययन बुलाता है इकोलॉजी। इकोनॉमिक बॉटनी की बात करते हैं, तो नाम से पता चल रहा है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब पैसा चाहिए, चाहिए कि नहीं? पैसा चाहिए भाई। तो इकोनॉमिक्स बॉटनी का मतलब ऐसा पेड़ लगाना जिसमें फ़ायदा ही फ़ायदा हो। आर्थिक महत्व के पौधे का अध्ययन, जैसे चंदन है, चंदन का लकड़ी बेचते हो, बहुत पैसा कमाते हो, तो क्या में आ जाएगा? तो इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर आ जाएगा। एथनो बॉटनी क्या होता भाई? तो आदिवासियों द्वारा पादपों का उपयोग का अध्ययन। आदिवासी लोग बहुत सारा ऐसा पेड़ था जिसका इस्तेमाल करते थे अपना डेली लाइफ में, और हम लोग से ज़्यादा तंदुरुस्त और मजबूत रहते थे। अब तो आदिवासी लोग भी थोड़ा थोड़ा मॉडर्न हो रहे हैं भाई, है कि नहीं? तो आदिवासी लोग जिन पौधों का इस्तेमाल करते थे उसका अध्ययन करने के लिए स्पेशल ब्रांचें बना दिया गया, उसका नाम है एथनो बॉटनी। एथनो बॉटनी याद रहेगा। फॉरेस्ट्री मतलब समझिएगा होगा, फॉरेस्ट्री का मतलब होता है फॉरेस्ट का अध्ययन, यानी वनों का अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी, बायोलॉजी का एक्स है, सबका एक्स होता है, एक्स वाई जेड, है कि नहीं? तो बायोलॉजी का भी तो एक्स होगा। तो एक्सोबायोलॉजी मतलब हो गया अन्य ग्रहों का संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन, यानी कि मंगल ग्रह पे कोई जीव हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब जीव का मतलब ये नहीं कि जो दिखाई दे, बैक्टीरिया का फॉर्म में भी तो हो सकता है कि नहीं? बैक्टीरिया भी एक तरह का पेड़ पौधा है, ये भी ध्यान रखिए। बहुत सारे बच्चों को लगता है बैक्टीरिया क्या पता लिए, बैक्टीरिया भी एक तरह का पेड़ ही मान के चलो, जिसमें क्या है, फूल नहीं है, फूल नहीं उपजता है, ठीक है। तो एक्सोबायोलॉजी के अंदर पढ़ा रहा, कह रहे थे कि अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन, कि अन्य ग्रह पे भी जीव हो सकते हैं, उसी का अध्ययन कराया किसको अंदर, एक्सोबायोलॉजी के अंदर कर पढ़ेंगे। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के फादर आपको बता दिए थे, याद रखिएगा फादर कौन है, पहले ही देख लीजिए, अभी आपको बताए थे कौन थे भाई, वो बर्ग थे ना, पॉल बर्ग थे। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग की आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के फादर थे पॉल बर्ग। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या भाई, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर देखो, हाल फिलहाल में आपने न्यूज़ भी सुना होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं कृत्रिम जीन्स का निर्माण करना और स्थानांतरण का अध्ययन। जैसे कि हाल फिलहाल में वो कुत्ता था, कुत्ता नहीं इसको बोलेंगे, हाँ कुत्ता ही था शायद, उसको लोमड़ी बनाया गया है, मतलब लोमड़ी शायद था, फॉक्स था, जिसको 15,000 साल से जो लुप्त लोमड़ी था उसको फिर से लाया गया, उसमें जेनेटिक चेंजेस करके लाया गया है कि नहीं बच्चों। तो ये है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना। नेक्स्ट है लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, लाइकेन से आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइकेंस का अध्ययन करेंगे लाइकेनोलॉजी के अंदर। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ेंगे, माइक्रोबायोलॉजी के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, तो माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं लीस पाश्चर, अभी बताए थे। और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम लोग कुछ दिखाई नहीं दे। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं। आगे इसी के अंदर वनस्पति विज्ञान के अंदर नहीं पढ़ रहे हैं, इस सब को समझ को पेड़ पौधा का जो पार्ट है उसी के अंदर पढ़ रहे हैं। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी यानी कवकों का अध्ययन, कवक भी एक तरह का पेड़ पौधा है, समझ गए, तो कवकों का अध्ययन होता है माइकोलॉजी। माइकोप्लाज्मोलॉजी यानी कि माइकोप्लाज्मा का अध्ययन करते हैं, इसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मोलॉजी। निमेटोलॉजी मतलब निमेटिड्स का पादपों के साथ कैसा संबंध है, उसके बारे में पढ़ते हैं। निमेटिड्स या निमेटोटोड्स, निमेटोड्स का पादप के साथ कैसा संबंध है, उसका अध्ययन करते हैं निमेटोलॉजी के अंदर। ये क्या है आगे पढ़ना है डीपली में, सॉरी हाँ जय सिया राम। नेक्स्ट है पॉलियोबॉटनी। पॉलियोबॉटनी में क्या है बच्चों, तो पॉलियोबॉटनी में देख लीजिए पादप जीवाश्मों का अध्ययन, समझ रहे हो, पादप मर गया, मरने के बाद मिट्टी में दब गया, दबने के बाद बन गया जीवाश्म, तो पादप जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है पॉलियोबॉटनी। पेलियोबॉटनी, पोलियो नहीं है, पेलियोबॉटनी। देखो पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी क्या है, तो पराग कणों का अध्ययन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है सवाल।
ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखिएगा। पैलिनोलॉजी याद रखिएगा, पराग कणों का अध्ययन होता है। पराग कण समझिए होगा, फूल के अंदर पाया जाता है पराग कण। पैलिनोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होता है? पैथोलॉजी पादप रोगों का उपचार एवं अध्ययन। अब पेड़ पौधा में भी तो रोग होगा, उसका उपचार करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, कौन सा बीमारी हुआ है, कैसे ठीक ही होगा, तो ये कहलाएगा पैथोलॉजी। पैरासिटोलॉजी। पैरासीटामोल दवाई के जैसा लग रहा है इसका नाम, तो दवाई की तरह ही इसका नाम है, काम भी उसी तरह का है। पैरासीटामोल आपने सुना होगा, तो उसी तरह से इसका नाम है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी इसके अंदर पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन करते हैं कि कौन सा पोषक चाहिए, कौन सा परजीवी हमको ज़रूरी है, समझ रहे हो? तो पोषक तथा परजीवियों संबंधों का अध्ययन करते हैं, समझ रहे? पोषक और परजीवियों के संबंधों का अध्ययन जो है पैरासिटोलॉजी कहलाता है। फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी मतलब औषधीय पादपों का अध्ययन। वैसा पेड़ पौधा जिससे हमको औषधि मिलता है, जैसे तुलसी वगैरह हो गया है कि नहीं, एलोवेरा वगैरह हो गया है, क्या है, इस सब को पढ़ेंगे किसके अंदर? तो फार्मेकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। औषधीय पादपों का अध्ययन, आंवला हो गया, ये भी औषधीय पादप है। फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, तो फिजियोलॉजी मतलब विभिन्न पादपों को जैविक क्रियाओं का अध्ययन। इससे पहले ही पढ़ा दिए थे फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है भाई, कि पेड़ पौधा कैसे काम करेगा। फिजियोलॉजी के फादर भी शायद हमको बताए थे, लिखिए तो, बताए थे फिजियोलॉजी के बारे में, था ऑप्शन में कि नहीं था? मॉडर्न इंडियन जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, हाँ देखिए सवाल विज्ञान है, ये है पाइकोलॉजी है, फिजियोलॉजी तो नहीं है। हाँ नहीं है, देख लीजिए, ठीक है। फिजियोलॉजी में तो भाई कैसे काम करता है, कैसे पहुंचाता है, कैसे लाता है, जैसे जल खींचा जड़ से, फिर वहाँ ले गया, पत्तियों के पास खाना बना, फूल बना, ये सब क्या फिजियोलॉजी के अंदर आएगा। विभिन्न पादपों को जैविक क्रियाओं का अध्ययन, वो जैविक क्रियाएँ तो हैं, खाना बनना, ये सब, तो विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं के अध्ययन को बोलते हैं फिजियोलॉजी। टेरिडोलॉजी क्या है भाइयों? तो देख लीजिए, टेरिडोलॉजी इसका अंग्रेजी स्टार्ट होता है, पी से स्टार्ट होता है, तो कन्फ्यूजन नहीं करना है। पढ़ते हैं टेरिडोलॉजी। टेरिडोलॉजी में टेरिडोफाइटर्स का अध्ययन करते हैं, सिंपली टेरिडोफाइटर्स का अध्ययन करेंगे टेरिडोलॉजी के अंदर। फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी में पौधे के वितरण एवं उसके कारकों का अध्ययन। फाइटोजियोग्राफी यानी कि इस इलाका में ये पेड़ हो रहा है, इलाका में ये पेड़ हो रहा है। अब तुम जल जाते हो ठंडा प्रदेश में, तो कोनीय पेड़ होते हैं, काहे होते हैं भाई कोनीय पेड़, का रीज़न है कि नहीं? सबका अध्ययन इसके अंदर पढ़ेंगे। फाइटोजियोग्राफी यानी ज्योग्राफी के अनुसार पेड़ पौधा, फाइटोजियोग्राफी। ठीक है। स्पेस बायोलॉजी क्या है भाई? तो स्पेस बायोलॉजी तो समझ ही गए होंगे, अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में उपस्थित पादपों का अध्ययन। स्पेस में भी पौधा होता है, ये भी समझ लेना। तो अंतरिक्ष या वायुमंडल में उपस्थित पादपों का अध्ययन को बोलते हैं स्पेस बायोलॉजी। स्पर्मेलॉजी क्या होता है? स्पर्मेलॉजी मतलब बीजों का अध्ययन। स्पर्मेलॉजी, स्पर्म भी एक तरह का बीज ही मान के चलो, तो बीजों का अध्ययन स्पर्मेलॉजी। ह्यूमन स्पर्म एक तरह से को बीज चलो, लेकिन इसके अंदर नहीं पढ़ेंगे, यह सिर्फ वनस्पति बेलाओ स्पर्मेलॉजी। तो बीजों का अध्ययन हो गया। लेकिन हिलिथो क्या लिखा हुआ है? हीलियोथेरेपी। हीलियोथेरेपी में समझ लो क्या होता है? हील करना है आपको, ठीक करना। हीलियोथेरेपी मतलब क्या हो गया? सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को बोलते हैं हीलियोथेरेपी। एक चीज़ याद करने की ट्रिक बताते हैं कि सूर्य के प्रकाश में क्या हो रहा है? हीलियम का संलयन हो रहा है, हाइड्रोजन का संलयन हो रहा है, हीलियम निकल रहा है, बन रहा है कि नहीं? तो ये हो गया, तो सूर्य से रिलेटेड है हीलियोथेरेपी। देखो जैसे विटामिन डी आपको चाहिए, तो आपको सूर्य के प्रकाश में रख के लेटा देगा, हो गया, आपको थेरेपी शुरू हो गया। तो सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को बोलते हैं हीलियोथेरेपी। नेक्स्ट याद रखिएगा हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स जो है इस शाखा के अंदर बिना मृदा के हम क्या करते हैं? बागवानी करते हैं। अभी बता भी चुके थे आपको कि बिना मिट्टी के आप पेड़ पौधा उगा दो, यानी पानी की सहायता से ही उगा देते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ये तो जंतु विज्ञान के बारे में नहीं था, ये था क्या वनस्पति विज्ञान के टाइप्स के बारे में था, जो कि आपको समझ में आया होगा। आई होप सो। नहीं आया दोबारा इसको पढ़िए, दोबारा देखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ। देखिएगा, अब हम लोग जंतु हैं कि नहीं? हम लोग जानवर हैं भाई। जंतु मतलब सीधे जानवर, याद रखिए। आदमी भी क्या है? जानवर ही है। तो इसमें बहुत सारे ब्रांच है। पहला है एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब विच्छेदन के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों का रचना का प्रदर्शन करना। एनाटॉमी मतलब जैसे कि नाक कहाँ है तुम्हारा बउआ, तुम्हारा कान कहाँ है बउआ, मुंह कहाँ है बउआ, तो सब एनाटॉमी के अंदर आता है। आपका पेट कहाँ है, छोटी आंत कहाँ है, बड़ी आंत कहाँ है, मुख गुहा कहाँ है, गुहा कहाँ है, मतलब वही दिखाना कि विभिन्न अंगों को रचना का प्रदर्शन करना ही एनाटॉमी कहलाता है। नहीं तो कंकाल जैसा होता है, आपको बुक पढ़ते हो तो उसमें दिखाया रहता है, वो क्या है? एनाटॉमी के अंदर आता है।
समझ गए। नेक्स्ट एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति की संस्कृति विकास का अध्ययन। अब हम लोग मानव जाति तो हम लोग हर आदमी की अलग अलग संस्कृति है। फॉरेन वाला का अलग संस्कृति है, भारत वाला की अलग संस्कृति है, भारत में बहुत सारी संस्कृति है। तो वही है कि मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन, कैसे इसका विकास हो रहा सांस्कृतिक तौर पे, समझ रहे हो, तो इसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी क्या है भाई, तो अभी आपको बताए थे जैविक और अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन। देखा यहाँ इकोलॉजी है और यहाँ पे हमने कुछ पढ़ा था, एक सेकेंड इकोलॉजी हमने क्या पढ़ा था, वनस्पति वाला मेरे को पढ़ा था ना वो, कि संबंध होता है। नहीं भूल रहे हैं, कहाँ तो था, गड़बड़ा गया कि देखना पड़ेगा, एक सेकेंड थोड़ा सा वेट कीजिएगा, कहे कि कोई चीज़ छूट जाता तो थोड़ा सा अजीब लगता है। हमने बताया भी था कि उसका संबंध है जो है, छोटा करने दीजिए इसको, हाँ देखिए इकोलॉजी यहाँ पे है ना, इकोलॉजी है पौधों का वातावरण संबंध का अध्ययन, कि पौधा का वातावरण के साथ कैसे संबंध है, इसको बोलते हैं इकोलॉजी। उसी तरह से हम लोग के अंदर भी तो होगा इकोलॉजी। देखो इकोलॉजी यहाँ भी है, जैविक और अजैविक वातावरण से जीवों के संबंध को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं, समझ गए, तो दोनों में इकोलॉजी आएगा। एंड्रोक्रायोनोलॉजी। एंड्रोक्रायोनोलॉजी के अंदर अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन। अब बहुत सारा एंजाइम जो है अंदर से अपने आप निकलता है, अंतःस्रावी तंत्र उसको बोलते हैं। तो अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन जो करेंगे उसको बोलते हैं एंड्रोक्रायोनोलॉजी बोलते हैं। एंड्रो मतलब अंदर, क्रायोनोलॉजी मतलब जहाँ पे स्राव होगा, तो अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन जो होगा एंड्रोक्रायोनोलॉजी को बोलते हैं। एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं बच्चों, तो देखिएगा भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन करते हैं। भ्रूणीय संवर्धन समझते हो, यानी कि कैसे बच्चा तैयार होता है, कैसे बड़ा बनता है, वो सब है एम्ब्रायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। एम्ब्रायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन। एंजाइमोलॉजी क्या है, एंजाइमोलॉजी तो समझ ही गए हुए, एंजाइम का अध्ययन, सिंपल सी बात। उत्प्रेरक उसको बोलते हैं हिंदी में, उत्प्रेरकों का अध्ययन। उत्प्रेरक क्यों लेते हैं, ताकि हम लोग तीव्र क्रिया हो, ऊर्जा जल्दी मिले, ये हो गया एंजाइम्स का, तो यही सब इस्तेमाल है। तो उत्प्रेरकों का अध्ययन को बोलते हैं एंजाइमोलॉजी, या सिंपली आप याद रखिएगा एंजाइम का अध्ययन को। एंटोमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन। एंटोमो से आपको बता चुके हैं कि कीट पतंगों का अध्ययन कहलाता है। जेनेटिक्स क्या कहलाता है, जीवों के आनुवंशिक लक्षणों और उसके वंशागत अध्ययन को बोलते हैं जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स के फादर भी आपको बता चुके हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। देख लीजिए आप कहीं ग्रेगर जॉन मेंडल बताए हैं, आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स के फादर ग्रेगर जॉन मेंडल। इसमें क्या पढ़ते हैं, वही कि आपका गुण आपके बच्चे में जाएगा या आपके पिता का गुण आप में आया होगा। ये है जीवों के आनुवंशिक लक्षण है, उनकी वंशागति अध्ययन, कि एक वंश से दूसरे वंश में कैसे उसका गुण ट्रांसफ़र होगा, ये सब पढ़ेंगे जेनेटिक्स के अंदर। देखो पॉइंट दिया हुआ है कि आयु वृद्धि के साथ जीव में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन को बोलते हैं जरा विज्ञान। अब देखो मेरा एज बढ़ेगा तो मेरा बाल पकेगा, कि हमेशा काला रहेगा, ऐसा तो नहीं है, बाल पकेगा तो क्या आ रहा है, जीव में होने वाले परिवर्तन तो हैं बाल पकना। तो ये क्या किसके अंदर आएगा, तो इसको आएगा जरा विज्ञान, यानी कि जेरेनेटोलॉजी, यानी कि एज के साथ बढ़ने के साथ साथ जो चेंजेज आएंगे वो पढ़ा जाएगा जरा विज्ञान के अंदर, यानी कि जेरेंटोलॉजी के अंदर पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है हीमेटोलॉजी। हीमेटो से नंबर याद रहा है कि हीमोग्लोबिन याद रहा है आपको, हीमेटो से याद रखिएगा हीमोग्लोबिन, यानी कि ब्लड से रिलेटेड है। रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, साथ में ब्लड में कौन कौन सा रोग होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ये हो जाएगा हीमेटोलॉजी। एक है हर्पेटोलॉजी, हर्पेटो लग रहा है कि रपेटने बोल रहा है, हर्पेटोलॉजी उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन। अब सांप बिच्छा छिपकली है, सबका अध्ययन कहाँ करेंगे, हर्पेटोलॉजी में पढ़ेंगे। मेमेलोलॉजी में मैमल्स के बारे में पढ़ेंगे। मैमल्स यानी जिसके पास स्तन है, जैसे हम लोग के पास स्तन है कि नहीं, मेल हो फीमेल सब में स्तन होता, तो मेमेलोलॉजी के बारे में अध्ययन होता है, नहीं स्तनधारियों का अध्ययन होता है। माइक्रोबायोलॉजी आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। और आपसे पूछ दिया कि माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं करना है। माइक्रोबायोलॉजी के फादर हमेशा से कौन है, वो है लुईस पॉस्चर है, समझ में याद रखना, लुईस पॉस्चर माइक्रोबायोलॉजी। अब कहाँ चले गए, एक सेकेंड, हाँ माइक्रोबायोलॉजी, हाँ अंति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन हो जाएगा। न्यूरोलॉजी में तंत्र का अध्ययन करेंगे, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। ओडोंटोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे दंत विज्ञान के, ओडोंटो ट से नहीं याद रहा, दंत है,
टंग, इस तरह से आ रहा है। ओडोंटोलॉजी, टीथ के बारे में पढ़ना। दंत विज्ञान संबंधी है तो इनको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथो, पक्षियाँ क्या करती है? ऑर्निथो करती है। तो पक्षियों का अध्ययन क्या हो जाएगा? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। पैथोलॉजी क्या होता है? तो रोगों की प्रकृति, कैसा रोग आपको हुआ है, लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है, ये सब पैथोलॉजी के अंदर। जैसे बुखार आपको लग गया, तो बुखार होने का कारण क्या है, क्या लक्षण है बुखार का, कैसे ठीक होगा, इस सब के बारे में पढ़ेंगे पैथोलॉजी के अंदर। रेडियोलॉजी आप जानते ही होंगे। रेडियोलॉजी मतलब क्या हो गया? जीवों का विकिरण प्रभाव का अध्ययन। जैसे कि ज़्यादा सनलाइट में रहेगा तब वो कैंसर भी हो सकता है, ये रेडियोलॉजी होता है। और वहाँ जहाँ आप परमाणु भट्ठी वगैरह में कोई काम करता है तो उसको विकिरण से रोग हो सकता है, कैंसर वगैरह। तो ये सब क्या रेडियोलॉजी है? जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन। विकिरण के कारण जीव पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे, रेडियोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी लास्ट पॉइंट है, देखिएगा। जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन। और फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी बताए थे लुईस पास्चर बताए थे? नहीं, लुईस पास्चर नहीं बताया था, कार्लस लिनियस बताए थे, कार्लस लिनियस। इसमें क्या पढ़ेंगे लोग भाई? तो टैक्सोनॉमी के अंदर जातियों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 जो कि ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर अगले क्लास में पढ़ा जाएगा। चैप्टर नंबर 1 क्या था? ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। कितना ब्रांच होता है सब हमारा पढ़ लिए हैं। इसको बार बार रिवाइज कीजिए, हम अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। एक जनरली रिवीजन के लिए है, रिवीजन कीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।